आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कक्षा 8वीं का हिंदी का पाठ लाख की चूड़ियाँ। ये पाठ कामता नाथ जी ने लिखा है और इस पाठ में वो बताते हैं कि कैसे शहरीकरण और मशीनों के आगमन से जो कारीगर हैं उनका रोजगार छिन चुका है, वो बेरोजगार बन चुके हैं। और कैसे गांव में भी इन मशीनों के आगमन से और औद्योगिक विकास होने से वहाँ के उद्योग जो है खत्म हो गए हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति है वो नष्ट हो गई है, सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, वहाँ के जो रिश्ते हैं वो बिखर से गए हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम पाठ को समझेंगे और पढ़ते जाएंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। ये बस मैंने बताया कि पाठ किस बारे में है, क्या थीम है इसकी। अब हम नाम पढ़ते हैं लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ, यहाँ पे पाठ का अर्थ जो नाम है उसका अर्थ समझना ज़रूरी है कि लाख क्या है। चूड़ियाँ तो आप सभी जानते हैं। अब लाख यहाँ पे पैसों के मामले में बात नहीं हो रही कि इतने लाख रुपए, नहीं। यहाँ पे लाख का अर्थ पदार्थ से है। जैसे कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो कांच से बनी होती हैं, ऐसी लाख की चूड़ियाँ यानी लाख से बनी हुई चूड़ियाँ। अब लाख एक पदार्थ होता है, मटेरियल होता है जिसकी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और ये थोड़ा ना, इसको बनाने का पूरा प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले लाख जो है, पहली बात वो ठोस होता है तो उसको मुलायम करने के लिए गर्म करना पड़ता है, फिर उसको आकार देना पड़ता है चूड़ियों का, फिर उसमें रंग वगैरह भरते हैं। तो इस तरीके से बनाई जाती हैं लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो अभी हमने पाठ शुरुआत कर दी है पाठ की। तो यहाँ पे एक लड़का है, वो बोलता है कि उसे पूरे गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता है। तो यहाँ पे बदलू एक आदमी है जो कि लाख की गोलियां बनाकर उसको देता है। तो इसलिए उस बच्चे को पूरे गांव में बदलू पसंद है क्योंकि वो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। लाख की गोलियों का अर्थ यानी गोल गोल ऐसे कंचे आप मान सकते हैं। तो लाख से बनी हुई गोलियां। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो अब ये बच्चा बताता है कि जब ये मामा के गांव जाता था, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं ना, तो मामा के गांव ये जाया करता था। अब वहीं मामा के गांव में ही एक बदलू नाम का व्यक्ति था और वो इसे बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था, लाख से बनी हुई। तो जब वो लेकर लौटता था ना शहर, ये शहर में रहने वाला एक लड़का है जो अपने गांव जाता था, मामा के गांव जाता था, और वहां से ये लाख की गोलियां बदलू से लेकर फिर वो जब अपने शहर लौटता तो वो अपने दोस्तों को दिखाता, तो सबका वो गोलियां मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो देखो, वैसे तो जो बदलू है वो उस बच्चे के मामा के गांव में रहता है तो उसे बदलू मामा कह के बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि सारे बच्चे वहां पे काका काका कहते थे बदलू को, इसलिए ये भी बदलू मामा ना कह के बदलू काका पुकारा करता था। तो गांव में होता है कि सब जो है ना, गांव के सारे लोग काका मामा ऐसे ही लगते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो अब यहाँ पे बदलू के मकान के बारे में और कहाँ वो काम किया करता था उसके बारे में सब बताया जाता है कि मकान थोड़ा ऊंचे पर था, उधर नीचे नीम का एक पेड़ लगा हुआ था, उसके ही पास में बैठकर यानी उस पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। तो जैसा मैंने कहा, लाख को पिघलाया करता, तो भट्टी में वो पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब यहाँ पे बोला जाता है कि लकड़ी की चौखट, चौखट आपको पता है जो दरवाजों की होती है, तो वो वाली जो चौखट है वो बगल में ही पड़ी रहती थी। जब लाख वो भट्टी पर लाख को मुलायम करता और जब लाख मुलायम हो जाती तो फिर क्या करता, वो उस चौखट पे रख देता और रखकर वहां पे वो सलाख के समान पतला करने का क्या अर्थ है कि जैसे लाख मुलायम हो गई, अब मैंने कहा कि उसको शेप दिया जाता है, आकार दिया जाता है। अब चूड़ी का आकार देना है तो पतला करना पड़ेगा लाख को, फिर पतला करके ऐसे पतला करके उसे चूड़ी का आकार दिया जाएगा इस तरीके से। तो पहले पतला करना पड़ेगा, तो पतला वो सलाख के समान। तो सलाख का अर्थ होता है एक तरीके से सलाई या फिर छड़। आपने आयरन की रॉड देखी होंगी जो इतनी ऐसी पतली पतली सी होती हैं, तो सलाख का अर्थ है मतलब एकदम पतला कर देना, सलाख के समान। ठीक है, तो सलाख के समान पतला करना, पतला करता था वो किसको, लाख को। पहले लाख मुलायम हो गई, फिर उसे पतला करता था, फिर उसे चूड़ी का आकार देता था।
पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थीं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। तो जैसे आपने बेलन देखा होगा, तो बेलन नुमा मुंगेरियां, मुंगेरियां मतलब लकड़ी टाइप की ऐसे रखा करता था वो अपने साथ, जो बेलन के प्रकार की होती थी, बेलन के आकार की होती थी। आगे से मतलब पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी, आगे से पतली और पीछे से थोड़ी मोटी चौड़ी सी हो जाती थी। तो इस प्रकार की मुंगेरियां, लकड़ियां वो रखा करता था। 4-6 विभिन्न आकार की होती थी वो। और वो क्यों होती थी आगे से पतली और पीछे से मोटी? लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो देखो, किसी वो कलाई पे डिपेंड करता है। अब किसी की कलाई थोड़ी बड़ी होती है, किसी की पतली होती है, तो कलाइयों के भी तो आकार अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जो मुंगेरी थी उस पे आगे से वो पतली और पीछे से मोटी होती थी, जिससे विभिन्न प्रकार के वो बना सके चूड़ियां, विभिन्न आकार की बन सके। अब लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरी पर चढ़ाकर, अब जो लाख है उसको वो जब वो मुलायम हो गई, फिर उसने चूड़ी का आकार दे दिया, फिर उस आकार देने के बाद वो उस चूड़ी को मुंगेरी पर चढ़ाता था और फिर उसे घुमा घुमा के गोल और चिकना बनाता था। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। और जब मुंगेरी पर वो बना लिया करता तो फिर वो रंग भरा करता। अब ये देखो, ये मुंगेरी है, इस पे उसने ऐसे लाख की जो चूड़ियां हैं उनको आकार दे दिया है और अब इन पे वो घुमा घुमा के उनको गोल और चिकना बना रहा है इस मुंगेरी पर। ठीक है, अब उसके बाद जब ये बन जाएंगी तो वो उन पे रंग भरेगा। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। तो यहाँ आप देखेंगे ये मचिए पर बैठा हुआ है और ये मचिया काफी ज्यादा पुरानी थी, उसी पे बैठ के वो काम किया करता था। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। अब वो लड़का बताता है कि वो दोपहर का समय गांव में बदलू के पास ही रहता था, वहीं पे बिताया करता था। और जो बदलू है वो उसको लला कहकर पुकारता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। तो अब वो लड़का अपना बताता है कि कैसे वो बदलू के पास समय बिताता था, कैसे बगल में बैठ के उसे चूड़ियां बनाते हुए वो ऑब्जर्व करता था, देखता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो बेलन पर जब चूड़ियां बन जाती तो वो बेलन पर उन चूड़ियों को चढ़ा देता और उसके बाद उसको देखता रहता, कुछ क्षण चुपचाप देखता, मानो वो बेलन ना हो, किसी नववधू यानी नई नवेली दुल्हन की कलाई हो जिन पे चूड़ियां उसने पहन रखी हैं। तो इस प्रकार वो देखता। तो मतलब वो अपना काम काफी ज्यादा प्यार से किया करता था। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब जो कारीगर होते हैं, जो चूड़ियां वगैरह बनाते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। तो पैतृक पेशा यानी पैतृक पेशा का यहाँ क्या अर्थ है कि उसके पूर्वज ही ये काम करते आ रहे थे, यानी कि उसके पिताजी, फिर उनके पिताजी। तो उसका पैतृक पेशा यानी कि पूर्वजों से ही उसे वो चीज़ मिली है, पुश्तैनी उसका काम है। शुरू से ही उसका पूरा जो खानदान है वो यही कार्य करते आ रहा है, तो उनका पेशा ही ये रहा था। और वास्तव में जो बदलू था वो सुंदर चूड़ियां बनाया करता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी बहुत लोग उन्हें खरीदा करते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में ना बेचता था। तो यहाँ पे वस्तु विनिमय की बात की गई है। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाया करते थे। तो वस्तु विनिमय, जिसको हम इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं होता, यहाँ पे चीज़ों का लेन देन होता है। यानी कि उसने चूड़ियां दी और बदले में उसने गेहूं ले लिया, अनाज ले लिया। ठीक है, तो वस्तु विनिमय का तरीका ही वो किया करता था। अपनी चूड़ियां जो है बनाकर देता और बदले में लोगों से अनाज लिया करता था। ठीक है, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। अब जैसा मैंने बताया, वो वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था कि चूड़ियां दी, अनाज ले ली। लेकिन जब शादी विवाह के अवसरों की बात आती, यानी अगर किसी की शादी हो रही है और उसके लिए उसे चूड़ियां बनाने का ऑर्डर मिलता, उसे चूड़ियां बनानी होती शादी विवाह के लिए, तो वो क्या करता,
तो वो पैसे मांगा करता था, यानी उसकी जिद हुआ करती थी। ठीक है, मुफ्त में वो चूड़ियां नहीं देता था, चाहे वो जीवन भर मुफ्त चूड़ियां ले जाए कोई भी उससे। यानी कि वैसे तो वो मुफ्त चूड़ियां ही दिया करता था, बदले में अनाज ले लिए, ये सब वो किया करता था। लेकिन जब शादी वगैरह का माहौल हुआ करता था या शादी के लिए कोई उससे चूड़ियां बनवाने आया करता था, तो उसके लिए वो मुफ्त नहीं देता था। वहाँ पे वो अपनी जिद पकड़ लेता था कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस तरीके से। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी अब वो बताता है बच्चा, वो लड़का बोलता है कि उसे याद है कि उसके मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी, वहाँ पे बदलू को कार्य दिया गया था, बदलू से बोला गया था चूड़ियाँ बनाने के लिए। अब बदलू किसी बात से नाराज़ हो गया था, या वो लोग उसे जो वो मांग रहा था वो नहीं दे रहे थे, तो वो थोड़ा बिगड़ गया था, यानी जिद करके बैठ गया था। और फिर उसे मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए थे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वो माना था, यानी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने पर बदलू को मनाया गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलते, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो यहाँ पे बताया गया है कि विवाह के समय जो वो जोड़े दिया करता था चूड़ियों के, उसके बदले वो क्या क्या लिया करता था, क्योंकि विवाह के जोड़ों की बात ही कुछ और होती है यहाँ पे जैसा बोला गया है। तो उसके बदले वस्त्र लिया करता था बदलू, अनाज लिया करता था, पगड़ी वगैरह, पैसे वगैरह। तो इन सब की बातें की गई हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। तो उसे बदलू को ना एक चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, वो थी कांच की चूड़ियां। उसे कांच की चूड़ियां बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसका ऐसा मानना था कि क्या होता है ना, कांच की चूड़ियां जब टूट जाती हैं तो लगती बहुत है उनसे, अगर टूट गई तो फिर खून वगैरह आ जाएगा, अगर आपकी स्किन पे वो लग गई, ठीक है, तो टूटने पे काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए उसे कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। और किसी भी स्त्री के हाथ में अगर उसे कांच की चूड़ियां दिखती ना, तो अंदर ही अंदर उसे बहुत बेकार लगता कि भाई इसने कांच की चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं। और कभी कभी तो वो दो चार बातें भी सुना देता, मतलब बोल देता कि कांच की चूड़ियां उसे नहीं पसंद है, तो वो बोल देता कि भाई कांच की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, या ऐसा ऐसा करके वो दो चार बातें भी कह दिया करता था। मतलब कुल मिला के बात ये, उसे कांच की चूड़ियां नहीं पसंद थी। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, जो लड़की की बात करी जा रही है, जो लड़का कहानी सुना रहा है, वो शहर का है। तो वो गांव जाता तभी बदलू से उसकी मुलाकात होती। तो ये लोग घंटों घंटों बात किया करते थे और बदलू इस लड़के से इसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लिया करता था, कभी कभी शहर के जीवन के बारे में, घर के बारे में, ऐसी ही इनकी बात चलती। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो अब देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, मचिया पे बैठे हैं, तो ये लड़का है और ये बदलू है। अब इन लोगों की बातें चल रही हैं। तो जब लड़का कहता कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं, तो बदलू यही जवाब देता कि शहर की तो बात ही कुछ और होती है, वहाँ तो सब कुछ करते हैं। औरतें अपने मर्द मतलब अपने पति का हाथ पकड़कर भी सड़कों पर घूम लिया करती हैं। और फिर वो बोलता है कि गाँव की लड़कियों की जो कलाइयाँ हैं वो नाजुक होती हैं, वो कहाँ पहन पाएंगी ये लाख की चूड़ियाँ, उन्हें तो मोच आ जाएगी। तो इस प्रकार से बदलू जवाब दिया करता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। तो फिर वो लड़का बताता है कि किस तरीके से उसकी खातिरदारी की जाया करती थी। जो गाय होती है, जब भी वो दूध देते तो मलाई अलग से बदलू उस लड़के के लिए बचा कर रखा करता था, और दो चार आम भी वो रोज ही खा लिया करता था आम की फसल से। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। तो अब बताता है वो लड़का कि कैसे बदलू उसे क्यों पसंद था। तो सबसे मेन कारण जो था वो तो यही था कि लाख की गोलियां उसे देखने को मिलती थी, उसे मिला करती थी, बदलू उसे बनाकर दिया करता था। तो ये सब तो करता ही था, खातिरदारी तो उसकी चलती ही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा बदलू इसलिए लगा करता था क्योंकि वो उसे लाख की गोलियां दिया करता था। और बच्चों को तो ये सब चीजें बहुत पसंद ही होती हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। तो जैसा मैंने बताया, गर्मियों की छुट्टियों में मामा के गांव जाता था, फिर वहाँ एक आध महीने रहकर जब छुट्टियां खत्म होती थी तो वे वापस शहर चला जाता था, स्कूल खुल जाते थे इस वजह से।
परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। उसके जो पिताजी हैं, उनकी शहर में बदली हो गई, यानी ट्रांसफ़र हो गया। तो दूर हो गया ट्रांसफ़र, अब गाँव काफ़ी दूर पड़ता था मामा का, तो काफ़ी लंबी अवधि यानी काफ़ी लंबे समय तक वो अपने गाँव ना जा पाया, ठीक है। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी। तो अब वो लड़का बोलता है कि 8-10 वर्ष बीत गए ऐसे ही, वो नहीं जा पाया। अब 8-10 वर्षों बाद जब वो वापस गाँव गया अपने मामा के, तो अब वो सब कुछ भूल चुका था। लाख की गोलियों में उसकी कोई रुचि नहीं रही थी, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। तो 8-10 वर्ष बीत चुके हैं, तो अब गाँव में वो गया है, अब बदलू का ध्यान उसे आया नहीं इतना। इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ काँच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो अब वो बताता है कि वो देख रहा है कि आस-पास जो सारी स्त्रियाँ हैं, उनके जो चूड़ियाँ हैं वो तो काँच की हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, यानी बहुत ही कम हाथों में उसने देखा कि भाई कुछ ही लोग थे जिन्होंने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थीं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। तो अब क्या होता है कि बरसात का मौसम था और वो मामा के गाँव गया था, तो उसके जो मामा की छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसलकर गिर गई थी और जो काँच की चूड़ियाँ उस लड़की ने पहन रखी थी ना, वो उसकी कलाई में ही घुस गई थी। अब खून आ गया। अब मामा थे नहीं उस समय, तो उसको ही मरहम पट्टी करनी पड़ी, उसी लड़के को मरहम पट्टी करनी पड़ी अपनी बहन की। और तब उसे ध्यान आया बदलू का, कि कैसे बदलू कहा करता था कि जो काँच की चूड़ियाँ हैं वो काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं टूट जाने पर। तो उसे बदलू का ध्यान कुछ इस प्रकार आया और फिर उसने सोचा कि चलो अब बदलू से मिल ही आता हूँ। तो वो शाम को घूमते-घूमते बदलू के घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। "नमस्ते बदलू काका," मैंने कहा। "नमस्ते भैया।" उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, 8 से 10 वर्ष बाद जब ये लड़का जाता है बदलू के यहाँ, तो बदलू तो भाई कैसे ही पहचानेगा, लड़का तो बहुत बड़ा हो चुका है। जब उसने नमस्ते की बदलू काका कह के, तो उसने नमस्ते भैया बोला, बदलू ने मतलब उत्तर दिया नमस्ते भैया कह के, और पहचाना नहीं वो उस लड़के को, काफ़ी देर तक निहारता रहा। फिर आखिर में ये लड़का अपना नाम लेता है। इस लड़के का नाम, जो ये शुरू से बता रहा है बदलू के बारे में, उसका नाम जनार्दन है। तो वो बोलता है, "मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था।" मैंने अपना परिचय दिया। तो अभी लड़का अपना परिचय देता है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल कर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब वह एकदम बोल पड़ा, "आओ आओ लला बैठो, बहुत दिनों बाद गाँव आए।" तो बदलू फिर भी थोड़ी देर तक चुप रहा, वो थोड़ा ध्यान कर रहा था। उसके बाद उसे याद आता है तो वो बैठने के लिए बोलता है। "हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका," मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। फिर वो कहते हैं कि काफ़ी टाइम बाद आए हो। तो इस प्रकार से उनकी बातचीत चलती है। लड़का कहता है कि हाँ, आना नहीं हो सका। फिर कुछ देर उनके बीच शांति रहती है। मैंने इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, ना ही बच्ची। तो जहाँ वो बैठकर लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था मचिया पर बैठकर, और बगल में ही उसकी भट्टी हुआ करती थी, तो वो सब उसे दिखा नहीं। तो वो पूछता है, "आजकल काम नहीं करते काका?" "नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गाँव-गाँव में काँच का प्रचार हो गया है।" वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, "मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से हो जाता है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता काँच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है।" तो यही बात है कि सालों बाद वो आया तो यहाँ तो सब कुछ बदल ही चुका था। तो बदलू बताता है कि कैसे उसकी लाख की चूड़ियों की तो कोई अब बात तक नहीं करता, कोई पूछता ही नहीं है उनको, क्योंकि सब क्या पहनते हैं, सब तो काँच की चूड़ियाँ पहनते हैं। अब यहाँ पे ही वो बात जो मैंने आपको एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि कैसे मशीनों के आगमन से कारीगरों का रोज़गार छिन गया है। तो यहाँ पे बदलू एक कारीगर है। अब वो लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाता, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ उसके गाँव में क्या, कहीं पे भी अब कोई पहनता ही नहीं है, क्योंकि मशीन आ गई है। मशीन आ गई है तो काँच की चूड़ियाँ वैसे ही जल्दी बन जाती हैं और सुंदर भी ज़्यादा होती हैं, और मशीन से तो बहुत ही जल्दी बन जाया करती हैं। तो अब मशीन युग के चलते काँच की चूड़ियाँ पहनने का प्रचलन हो गया है, मतलब प्रचार हो गया है, ठीक है। और अब ये चीज़ भी बोलता है कि आजकल तो सारे काम मशीन से ही हो रहे हैं, तो अब लाख की चूड़ियाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन काँच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा।
नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो फिर इस लड़की को लगता है कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। तो वो बताता है कि अब बदलू काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, 8-10 वर्ष बाद, तो उसका शरीर काफ़ी ही ढल चुका है। तो बदलू बोलता है कि दमा नहीं है मुझे, मतलब मन ही मन में उस लड़के ने सोचा कि कहीं इनको दमा तो नहीं, लेकिन जो बदलू है जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली, उसने समझ लिया कि ये लड़का क्या सोच रहा है अपने मन में। फिर वो उत्तर दे देता है कि नहीं भाई, दमा नहीं है मुझे। लला कह के वो बात करता है, नहीं दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब जो सीज़न जब बदलता है तो खांसी नहीं हो जाती, फिर वो कुछ 10-15 दिनों में ठीक ही हो जाती है। तो वो सीज़न जब बदलता है तो वो ऐसे खांसी जो हो जाती है, फसली खांसी, उसी को कहा जाता है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से वो जवाब देता है बदलू। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत ही बड़ी व्यथा छुपी है। व्यथा मतलब बहुत सारी बातें अंदर उसने छुपा रखी हैं, वो बोल नहीं रहा है, उसके अंदर बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, ऐसा उस लड़के को प्रतीत होता है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस लाइन का मतलब काफ़ी गंभीर है, यानी सोचा जाए तो देखो क्या अर्थ है इस लाइन का, इस पंक्ति का, मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। काफ़ी प्रश्न भी बनते हैं यहाँ से। हाथ काट दिए का क्या अर्थ है? बेरोजगार, यानी कि वही बात है कि रोजगार छिन गया है कारीगरों का, वो जो है बेरोजगार हो गए हैं। मशीनों के आने से कितने हाथ काट दिए हैं, यानी कि कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अब शांति को तोड़ते हुए ये लड़का बोलता है, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो अब बदलू उत्तर देता है, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। तो रज्जो उसकी बेटी का नाम है, बदलू की बेटी का नाम। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। तो अब बदलू अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है और बोलता है कि आम ले आओ। फिर बदलू जो है वो दिखता है लड़की की तरफ और माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि माफ़ करो, मैं तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। तो नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, वो जवाब देता है। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब ये सुनते ही वो लड़का चुप हो गया। इसे वो दिन याद आ जाते हैं जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखा करता था। तो अब ये पुराने दिन याद करने लगता है कि कैसे वो मलाई बचा कर रखता था, कैसे आम दिया करता था, सब कुछ। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। अब गाय का याद आया उसे, जैसे ही मलाई का याद आया तो फिर गाय की भी याद आई कि भाई गाय दूध जब दिया करती थी तो जो मलाई बचती थी, है ना, तो ये सब उसे याद आता है। फिर वो गाय का पूछते हैं कि भाई गाय कैसी है? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? अब बदलू उत्तर देता है कि उसने तो 2 साल पहले ही गाय बेच दी है, क्योंकि क्योंकि ये रोज़गार इसका चल नहीं रहा, तो पैसे उतने थे नहीं, तो कहाँ से ही गाय को खिलाता, तो इस वजह से इसे बेचनी पड़ी। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक जलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुना आम एक बखत में खा जाता था। बखत यानी एक वक्त में। तो गांव की भाषा कुछ इसी प्रकार है। तो अब बदलू जवाब देता है कि शहरी ठहरे ना, शहरी मतलब शहर के लोग जो हैं थोड़ा कम ही खाते हैं ना, मतलब गांव के कंपैरिजन में यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो यही ऐसे सोचते हैं कि अच्छा अच्छा तुम तो शहरी हो, वरना तुम्हारी एज का जब मैं था तो इतना सब आम खाया करता था। तो इस तरीके से वो जवाब देता है कि तुम शहरी ठहरे ना, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में, बखत का अर्थ यहाँ क्या है? वक्त, ठीक है, एक वक्त में खा जाया करता था। इस प्रकार बदलू उत्तर देता है। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी आम की एक कैटेगरी होती है, काफ़ी मीठे होते हैं वो आम। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। अब 4-5 आम छाटे उसकी बेटी रज्जू ने और उसे देने लगी, लड़के को देने लगी। तो अब जब वो दे रही थी तो फिर इसकी नज़र कहाँ पहुँची? उसकी कलाइयों पे पहुँची, जहाँ पर गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। अब रज्जू ने लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। अब बदलू बोलता है कि यही था आखिरी जोड़ा जो मैंने विवाह के अवसर पर बनाया था, जमींदार साहब की बेटी का विवाह था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि बदलू की जो शुरू से सोच थी वो नहीं बदली।
उसके जो उसूल थे वो एकदम पक्के रहे, वही रहे। क्योंकि देखो 10 आने पैसे उसे मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बदलू ने मना कर दिया, क्योंकि शुरू से ही विवाह के अवसर पर वो जो जोड़े दिया करता था, उनके बदले जो चीज़ें लिया करता था, वो अब उसे नहीं दिए जा रही थी। उसे 10 आने पैसे दिए जा रहे थे, तो अब 10 आने तो उसे लेने नहीं थे, तो उसने जोड़ा देने से मना ही कर दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। हार कर भी हार नहीं मानी का अर्थ यही है कि जैसा वो पहले सोचा करता था, उसे कांच की चूड़ियाँ पहले भी नहीं पसंद थी, अब भी नहीं पसंद, और उसका जो व्यक्तित्व था ना, वो पहले के जैसा ही था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए, तो उसने अपना स्वभाव नहीं बदला, और कांच की चूड़ियों जैसा उसका स्वभाव नहीं था कि आसानी से टूट जाए, वो लाख की चूड़ियों जैसा था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे पूरा आपका पाठ खत्म होता है। यही था, कामता नाथ जी ने लिखा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो इस पाठ में जैसा अब आपको समझ आ रहा होगा जो चीज़ मैंने शुरुआत में कही थी कि कैसे मशीनों के आगमन से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, कारीगर बेरोज़गार हो गए हैं। और यहाँ पे आपने लिखा कि गाँव की संस्कृति बदल गई। पहले लोग क्या पहना करते थे? कांच की लाख की चूड़ियाँ। अब देखो कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं। और बदलू पहले कितना उसकी लाख की चूड़ियाँ बिका करती थी, और अब उसकी आमदनी इतनी कम है क्योंकि उसकी चूड़ियाँ नहीं बिकती, कोई पूछता तक नहीं उनकी चूड़ियों को। तो यही चीज़ इस पूरे पाठ में थी। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।